नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। चित्रकूट और सुकमा में सभाओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे। साय कैबिनेट के मंत्री बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। आज कई जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमपी में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली में होगी सीईसी की बैठक। मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ में भी आ सकती है नामों की सूची। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी अभियान। आज जांजगीर और कल रायपुर में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट होंगे शामिल। भिलाई में लोडिंग वाहन की चपेट में आई स्कूटी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले खबर बिलासपुर से, जहां पर हाईवे पर एक ट्रक ने हाईवा को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। घंटों तक ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। समय पर ड्राइवर को कोई मदद नहीं मिल पाई। अगर सही समय पर मदद मिल पाती तो संभवतः इस ड्राइवर की जान बच पाती। सिमगा दामाखेड़ा दरचूरा के बीच ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीर आप गाड़ियों की देखिए, कितनी क्षतिग्रस्त ये गाड़ी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी हाईवा और ट्रक के बीच। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर इस गाड़ी में ही फंस गया। टक्कर के बाद सही समय पर कोई मदद यहां पर नहीं मिली और इस वजह से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सिमगा दामाखेड़ा दरचूरा के बीच ये पूरा हादसा हुआ। क्षतिग्रस्त ट्रक की तस्वीरें भी आप देखिए, पूरी तरह से सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीर सामने आई है इस भीषण दुर्घटना की। बिलासपुर दामाखेड़ा मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक और हाईवा की टक्कर हुई, जिसमें ट्रक का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और यही वजह रही कि ट्रक में सामने बैठा ड्राइवर जो है वो घायल हो गया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस घटना को, जब ये घटना हुई उसके बाद कोई भी मदद यहां पर सामने नहीं आ पाई, जिस वजह से जो ट्रक के केबिन में फंसा हुआ ड्राइवर था उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर सही समय पर मदद मिल पाती तो कहीं ड्राइवर की जान बच पाती। और यही वजह है कि लगातार ये अपील भी लोगों से की जाती है कि जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना हो तो सबसे पहले अगर आप आसपास हैं तो आप सूचना दीजिए। डायल 112 में कॉल कीजिए, 108 एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। और इसके साथ साथ आप खुद भी कुछ अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद करिए, क्योंकि क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी व्यक्ति की जान बचा पाए। इस दुर्घटना में यही बात सामने आई कि मदद ना मिल पाने की वजह से इस ड्राइवर की मौत हो गई। जितेंद्र थवाईत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बिलासपुर रायपुर मार्ग जब बना था तो लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब इसी मार्ग में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से हाईवे हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन, उनका परिचालन बढ़ा है। ऐसे में लगातार हादसे भी हो रहे हैं, कई घटनाएं जो है सामने आ चुकी है। ताजा मामला जो है वो सिमगा दामाखेड़ा दरचूरा के बीच हुआ है, जहां पर 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवा को पीछे से टक्कर मारा है, जिसमें भीषण हादसे में जो ट्रक चालक उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल तड़के ये घटना हुई, उसके बाद जो ट्रक चालक है वो ट्रक में ही फंसा हुआ था। बहुत देर तक उसे सहायता नहीं मिली और स्थानीय लोग लगातार प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन देर से सहायता मिली, लेकिन तब तक ड्राइवर की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद तमाम जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची थी। फिर जो ड्राइवर है उसको ट्रक से यहाँ पर बाहर निकाला गया है, उसके शव को मसूरी ले जाया गया है। हालांकि बड़ी घटना है, हालांकि पुलिस भी इस पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा है, क्योंकि लगातार हाईवे में जिस तरह से तेज रफ्तार गाड़ियां चलती है उसके बाद लगातार इस तरह से हादसे जो है वो सामने आते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और इस खबर को दिखाने के साथ ही हम दर्शकों से अपील भी करते हैं कि क्योंकि हाईवे में सभी स्मूथ रास्ते की वजह से काफी स्पीड पर रहते हैं, और ऐसे में जब अचानक से एक गाड़ी कहीं इम्बैलेंस होती है तो दूसरी गाड़ी को संभलने का मौका नहीं मिलता, और कई बार ऐसे में गंभीर हादसे होते हैं। तो इसीलिए ट्रैफिक नियमों का आप पालन करते चलें और एक नियत स्पीड में ही गाड़ी चलाएं।
और सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि भिलाई में भी इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर एक लोडिंग वाहन ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि स्कूटी में 2 लोग सवार थे, दोनों की ही इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। अवंतीबाई चौक कोहका में ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है सुपेला थाना क्षेत्र पुलिस इसके बाद जांच में जुटी हुई है। तो कल देर रात की घटना बताई जा रही है सुपेला थाना क्षेत्र के कोहका में अवंतीबाई चौक में। उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब 2 स्कूटी सवार को लोडिंग वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन लगातार भिलाई में देखिए किस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लोडिंग वाहन जो बीच शहर से गुजरते हैं, इनकी वजह से हादसे की जो आशंका है वो हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि लोडिंग वाहन एक तो भारी वाहन होते हैं जिनका बीच शहर से गुजरना प्रतिबंधित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य जो है वो भिलाई और आसपास के क्षेत्र में जारी है। और ऐसे में लोडिंग वाहन यहां से गुजरते हैं, जिससे जो रहवासी हैं उन्हें भी परेशानी होती है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसमें 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लोडिंग वाहन ने स्कूटी सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। और अब कुछ सियासी खबरों की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आई भाजपा की सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार यानी साई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। आज कई जिलों में कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साई सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। तो साई सरकार के 100 दिन पूरे होंगे और 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कई जिलों में किया जाएगा। आपको बता दें कि कई जिलों में कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साई सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, किस तरह से 100 दिनों के अंदर अलग अलग योजनाओं को पूरा किया गया है, योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो एक तरह से 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन की जो पूरी कार्यप्रणाली रही है सरकार की और सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जिन योजनाओं को लागू किया गया है, उन योजनाओं के बारे में, उन उपलब्धियों को गिनाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। 100 दिन पूरे होने पर आज कई जिलों में कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरों की, तो आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। विष्णुदेव साय आज 2 सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इनमें बस्तर लोकसभा में सभा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि आज चित्रकोट में भी एक सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। साय सुकमा में भी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज बस्तर में कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये दौरा उनका बेहद खास है बस्तर का। दक्षिण छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बस्तर के दौरे पर हैं और आज भी दंतेवाड़ा सुकमा में कई सभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। आज 2 सभा होनी है। 2 जिलों के दौरे पर विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और बस्तर लोकसभा में आज सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले बस्तर में सबसे पहले चुनावी प्रचार का आगाज किया गया है और पहले चरण के चुनाव भी बस्तर में ही होने हैं। बस्तर सीट में ही पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को पूरे देश में होना है। तो छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर के लिए भी उसी दिन मतदान होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव देश भर में होगा। 102 सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भी एक सीट बस्तर पर चुनाव यानी मतदान 19 अप्रैल को। तो एक तरफ बीजेपी अपने चुनावी प्रचार का आगाज कर चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के नाम माना जा रहा है कि तय हो चुके हैं, अब बस ऐलान बाकी है। आज 5 लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची माना जा रहा है कि जारी कर दी जाएगी। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कांकेर और बस्तर के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन ऐलान अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया जा सका है। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जैसा हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी बहुत पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। महेश कश्यप यहां से बीजेपी प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होंगे? बस्तर के रण में बीजेपी के सामने कांग्रेस किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारने वाली है, इसका ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि अब तक 11 सीटों में से 6 सीटों पर नाम ऐलान हो चुका है, लेकिन 5 सीटें अभी भी बाकी है और यह माना जा रहा है कि आज संभवतः नाम की सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि सीईसी की बैठक में नाम पर अंतिम मोहर तो लग चुकी है, लेकिन आज ऐलान बाकी है। हालांकि आज पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि संभवतः आज दूसरी लिस्ट कांग्रेस की सामने होगी।
तो एक तरफ सूची का इंतजार, दूसरी तरफ आज से अभियान की शुरुआत भी कांग्रेस करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस का चुनावी अभियान शुरू होने जा रहा है। जांजगीर और रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज जांजगीर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट पहुंचेंगे। आज दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर में पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट का आगमन होगा। उसके बाद वो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे। जांजगीर में इस सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तो चुनावी अभियान की शुरुआत अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कर रही है। अब लोकसभा के रण में कांग्रेस के अभियान की भी शुरुआत हो रही है, जिसके तहत सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर रही है। जांजगीर से इसकी शुरुआत हो रही है और कल राजधानी रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा ने बस्तर लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी की है। कवासी लखमा का कहना है कि बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें पूरा 11 सीट देखना है और वो हमारे बॉस हैं। अगर दीपक बैज को टिकट नहीं मिली तो हमें उम्मीद है कि हमें या हमारे बेटे को टिकट मिलेगी। कवासी लखमा ने कांग्रेस के अंतर कलह के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार भी ठहराया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ परिहार ने। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति को आप कहां देख रहे हैं? आज लोकसभा चुनाव नजदीक है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। इस साल दमदार के साथ 11 सीट लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। बस्तर से कौन? दीपक बैज रिपीट बस्तर में कि लखमा या लखमा की फैमिली से या लखमा की पसंद से? मतलब हम किसी का पसंद नहीं होता है कांग्रेस पार्टी में। दीपक बैज को सिटिंग सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग, मेरा बेटा के साथ मैं दिल्ली गया था और लोग के साथ भी हम लोग दिल्ली हुए। कांग्रेस पार्टी में मांगने का अधिकार सबको है। वो सिटिंग सांसद है, उसको देगा अच्छा है। अगर उसमें कई सर्वे में कुछ इधर उधर है, प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा 11 सीट को देखना है, वो बोस हो गया। इसलिए अगर इस प्रकार में देख के अगर देना है तो मेरा बेटा को दूँ। हम हाईकमान से, खड़गे साहब से, तुम्हारा प्रभारी से और तुम्हारा महामंत्री रेणुगोपाल से मिल के आया। अभी पूरा उम्मीद है आया तो मैं बेटा को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, दीपक भाई को मिलेगा, वो भी बेटे ही है। कांग्रेस के अंतर कलह को कैसे देखें आप? ये करा रहा है कौन करा रहा है? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के इसका धंधा ही है। चाहे ईडी हो, सीडी हो, इधर सक गए हैं और कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हैं क्या कि ऐसा बोलो आप? नहीं तो सिखा रहे हैं, दला रहे हैं, सिखा रहे, रोज तो कर रहे हैं। तो आपने सुना पूर्व मंत्री कवासी लखमा को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के भीतर अंतर कलह नहीं है, बल्कि भाजपा जो है अंतर कलह बनाने की कोशिश कर रही है। तो कवासी लखमा ने तो अपनी बात रख दी। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या रिएक्शन सामने आता है। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक अलग अंदाज में नजर आए, वो भी दिखाते हैं आपको। बुधवार को अचानक एमजी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में डिप्टी सीएम पहुंचे और यहां पर उन्होंने पुराने दोस्तों के साथ संघर्ष के दिनों को याद करते हुए चाय नाश्ता किया। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने अपनी समस्या से भी उन्हें रूबरू कराया। डिप्टी सीएम ने व्यवसायियों को समस्या के हल का भरोसा भी दिया। आपराधिक घटनाओं के कारण थोड़ी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, जिसमें दुकान के सारे माने व्यवसायियों से आग्रह किया गया था कि थोड़ा पहले दुकान बंद करें, थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर से कार्यावधि बढ़ाया जाए। तो उस पर बातचीत पहले हुई थी। अब ये लगता है कि फिर से कार्यावधि इन दुकानों की, विशेष रूप से एक स्पेसिफिक लोकेशन की, ये बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनसे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे, उनको हमने अवगत कराया था कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़े जो हैं वो 11 बजे बंद करा रहे हैं। तो खुद चल के वो हमारे पास आए मीटिंग के लिए और उन्होंने सार्थक चर्चा करी और ये जो माहौल उन्होंने दिया है, जो आश्वासन दिया है कि मतलब हर बात आपकी सुनी जाएगी, जो जायज़ बात होगी वो मानी भी जाएगी। और इस वक्त बस्तर से आपको बड़ी खबर बता दें, सशर्त बातचीत के लिए नक्सली तैयार हो गए हैं। नक्सलियों ने बातचीत के लिए अपनी शर्त सामने रखी है। नक्सलियों की दंडकारण्य कमेटी ने एक पत्र जारी करके सरकार के साथ वार्ता को लेकर बयान जारी किया है।
नक्सलियों का कहना है कि अनुकूल वातावरण निर्मित होने पर हम आगे आएंगे। 6 महीने तक सशर्त बलों को कैंप तक सीमित करने की बात उन्होंने कही है। तो आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक प्रस्ताव रखा था नक्सलियों के सामने कि नक्सली बातचीत करें, बातचीत के रास्ते से समाधान निकाला जाएगा। और अब नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से नक्सलियों ने एक बयान जारी किया है। दंडकारण्य कमेटी, नक्सलियों के दंडकारण्य कमेटी ने ये प्रेस पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सही और अनुकूल समय आने पर वो सामने आएंगे और इस पत्र के माध्यम से कई शर्तों को उन्होंने सामने रखा है। तो सशर्त बातचीत करने के लिए नक्सली इस वक्त तैयार हो चुके हैं। एक बड़ी खबर बस्तर से सामने आ रही है। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, सरकार की तरफ से ये बात रखी गई थी कि नक्सली बात करें और बताएं कि उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, और अब नक्सलियों की तरफ से एक सार्थक पहल की गई है, लेकिन शर्तें भी रखी गई हैं। सशर्त बातचीत को तैयार है, क्या शर्तें हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद नक्सलियों की तरफ से बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही गई थी और कुछ शर्तें रखी गई थी। एक बार फिर से नक्सलियों ने जो नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है उसके जो प्रवक्ता है विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है और इस बार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर सीधा जवाब नहीं देने का आरोप भी लगाया है कि वार्ता के लिए वो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। नक्सलियों ने जो 3 बातें रखी हैं वो ये है कि 6 महीने तक जो जवान है, सशस्त्र बल है, वो कैंपों और थानों तक सीमित रहे। इसके साथ ही नक्सलियों ने अनुकूल वातावरण तैयार करने की बात की है। झूठी मुठभेड़ में हत्याएं हो रही हैं, ऐसा नक्सलियों का कहना है, उसे बंद किया जाए। कुल मिलाकर नक्सलियों ने सीधा जो बात किया है कि हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के जांगला में जो बयान दिया था और हामी भरी थी वार्ता के लिए, लेकिन माओवादियों ने इसे कहा है कि वो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं उनके सवालों का और सीधा जवाब देते हैं और अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं तो माओवादी वार्ता के लिए तैयार है। देखिए राजा, डिप्टी सीएम की तरफ से ये बात बहुत पहले की गई थी और उसके बाद नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम भी दिया है और अब जब उन्होंने पत्र जारी किया है तो उसमें बहुत सी शर्तें भी उन्होंने रखी हैं। क्या लगता है कि एक सकारात्मक पहलू इसे माने, सकारात्मक कदम माने कि किस तरह से लिया जाए इस पूरी बात को? देखिए, अगर वार्ता सरकार भी चाहती है और माओवादी भी चाहते हैं तो ये बहुत ये सकारात्मक पहलू इसे माना जा सकता है। लेकिन अब तक इससे पहले से लेकर वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, लगातार दोनों की ओर से बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ता को लेकर सीधा कोई पहल दिखता नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ बयानबाजी तक अभी ये सीमित रहेगा। अगर निश्चित तौर पर वार्ता के लिए दोनों ही पक्ष अगर तैयार है तो इसके लिए आगे आने की जरूरत होगी और सीधा वार्ता की जरूरत होगी। जी बिल्कुल राजा, लेकिन देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है इस पत्र में वो है अनुकूल वातावरण। अब अनुकूल वातावरण से नक्सली क्या चाह रहे हैं, किस तरह का वातावरण उन्हें चाहिए जिसमें वो सामने आएंगे? क्योंकि उन्होंने ये तो लिख दिया कि अनुकूल वातावरण जब होगा तब हम आगे आएंगे। इसे क्या समझा जाए? देखिए, नक्सलियों ने इन बातों का भी जिक्र किया है कि सरकार की ओर से जो सभी जवान हैं उनको 6 महीने तक कैंपों में रखा जाए। इससे पहले नक्सलियों की ओर से कई बयान आ चुके हैं और कई बार कैंपों को हटाने की बात करते थे, लेकिन इस बार सीधा नक्सलियों ने कहा है कि 6 महीनों तक कैंपों में जवानों को रखा जाए। इसके साथ ही फर्जी जो मुठभेड़ें हैं वो बंद की जाए। इसके बाद सीधा नक्सली जो है वो वार्ता को तैयार होंगे। लेकिन सरकार की ओर से इस बात के बाद कोई ऐसी बातें सामने अभी नहीं आई हैं और जिसका इंतजार सभी को है कि वार्ता आखिर क्या होगी भी या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी, ये बात देखने वाली होगी। जी निश्चित तौर पर राजा, लेकिन नए कैंप स्थापित ना किया जाए, 6 महीनों तक के जवानों को कैंप में ही रखा जाए, यानी कि जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन पे भी ना निकले, ये जो मांग रखी गई है ये कितनी व्यवहारिक लगती है आपको? देखिए, क्योंकि सरकार को लगातार नक्सली या इससे पहले भी हमने कई इंटरव्यू भी नक्सलियों के बड़े नेताओं से किए हैं। नक्सली बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करे, हम वार्ता को तैयार है। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस बंद कर दिए जाए और जो नए कैंप खोले जा रहे हैं वो बंद कर दिए जाए। जो कैंप खुल गए हैं वहाँ जवान उन कैंपों तक रहे, मतलब ऑपरेशन में ना निकले और वो वार्ता को तैयार है। लेकिन अब ये सरकार की ओर से क्या इस पर टिप्पणी आती, क्या बयान आता है उप मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब जब दंडकारण्य कमेटी ने ये बयान और ये पत्र जारी किया है तो अब इस पर सरकार की तरफ से क्या बात रखी जाती है ये निश्चित तौर पर देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और इस खबर पर लगातार अपडेट्स दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त बस्तर से सामने आ रही है
है। जिस तरह से सरकार ने एक पक्ष रखा था, एक पहलू रखा था कि बातचीत की जा सकती है नक्सलियों से, अब नक्सलियों के दंडकारण्य कमेटी ने एक पत्र जारी करके सरकार के साथ वार्ता के लिए उन्होंने एक बयान जारी किया है, लेकिन इसमें कई शर्तें रखी गई हैं, जिन शर्तों में सबसे अहम शर्त यह है कि कैंप्स नए नहीं खोले जाएंगे, जवान 6 महीने तक के कैंप्स में ही रहेंगे, यानी कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, मुठभेड़ भी नहीं की जाएगी। ये तमाम शर्तें हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से जवाब देती है। सरकार के जवाब का इंतजार होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं, अपडेट्स लगातार पहुंचाते भी आपको रहेंगे। देखना होगा कि नक्सलियों के इस पत्र पर अब सरकार का क्या जवाब आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट में 20 खबरों की ओर। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, दोपहर 3:30 बजे होगी मीटिंग। एमपी की बची 18 सीटों पर सीईसी का मंथन। आज देर शाम कांग्रेस के नामों की सूची आ सकती है। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। लोकसभा चुनाव के चलते एमपीपीएससी प्री परीक्षा को टाल दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को होनी थी। एग्जाम की डेट 2 महीने पे आगे बढ़ा दी गई है। अब 23 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा करवाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के चलते तारीखों में बदलाव किया गया। बैतूल में अवैध महुआ शराब के ठिकानों पर पुलिस ने लिया एक्शन। 10,000 किलो महुआ लहान किया गया नष्ट। मुल्ताई पुलिस ने महाराष्ट्र सीमा से लगे गांव सालवड़ी और झुनखुरी में दी दबिश। लगभग 50 ड्रमों में भरा हुआ महुआ लहान नष्ट। रीवा के फूडीज रेस्टोरेंट में पुलिस टीम ने दी दबिश। जांच के दौरान रेस्टोरेंट के अंदर सीक्रेट दरवाजा मिला, जिसके पीछे कई केबिन बने हैं। यहां युवक युवती संदिग्ध हालत में पाए गए। युवक युवती सहित रेस्टोरेंट के संचालक और एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया। कटनी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा। 25 साल के आरोपी युवक ने 7 चोरी कबूल की है। आरोपी से जीवर समेत 4,000 रुपए भी बरामद किए गए। टीकमगढ़ में महिला की सड़क पर डिलीवरी का मामला आया सामने। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को दी सूचना। 2 घंटे तक वाहन नहीं पहुंचा। अस्पताल पहुंचने के पहले रास्ते में ही हुई महिला की डिलीवरी। ग्वालियर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। भिंड से ग्वालियर में हथियार बेचने के लिए आए थे। पुलिस ने 10 देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। इंदौर में 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला। बर्थडे पार्टी में किसी बात पर विवाद के बाद आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। इंदौर में सरकारी डॉक्टर के घर से 12 लाख रुपए की चोरी। सोने चांदी के जेवर समेत नकदी लेकर चोर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भोपाल में पत्नी ने अपने चोर पति की खोली पोल। पेशे से इंजीनियर पति ट्रेन से बेडशीट, तकिया और टॉवल चुराता था। पत्नी ने रेलवे में की शिकायत। चोरी का सामान भी जब्त। इंदौर के एरोड्रम इलाके के पेट्रोल पंप में युवक के साथ मारपीट। बदमाशों ने युवक की पिटाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। खरगोन में आबकारी विभाग अवैध हाथ भट्टी शराब के अड्डों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। डोंगरगांव में नदी और तालाब किनारे भारी मात्रा में शराब का निर्माण किया जा रहा था। मौके से 5,000 किलोग्राम से ज्यादा महुआ लहान किया गया नष्ट। उज्जैन में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। शादीशुदा महिला से प्रेम करने पर प्रेमी को महिला के ससुराल वालों ने बंधक बनाकर पीटा और युवक को पेशाब भी पिलाया। विदिशा में चोरी करते पकड़े जाने पर लोगों ने युवक की जमकर पिटाई। रविशंकर शुक्ल चौराहे की घटना। लोगों ने चोर को पुलिस के किया हवाले। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला आया सामने। तस्कर एक ट्रक में 84 गौवंश भरकर महाराष्ट्र ले जा रहे थे, जिन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छुड़वाया, जिसमें 2 बछड़े मृत पाए गए। दतिया के मालोटिया में एक महिला की अज्ञात व्यक्ति ने की हत्या। महिला के शरीर पर चोट के निशान। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। दतिया के पाली ग्राम में फायरिंग की घटना सामने आई। पुराने विवाद में सनकी युवक ने 2 लोगों पर की फायरिंग। घायल युवकों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्वालियर के सुसाइड के इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 600 बोरी सरसों का पैसा ना मिलने पर पीड़ित ने किया था आत्महत्या। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जबलपुर में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। मृतक का आरोपी की बहन से प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया गया था अंजाम। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।